नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th की NCERT बुक को। और इसमें चैप्टर 5th चल रहा है, स्टार्ट हुआ है आज। और चैप्टर 5th का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। और उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय पर बेस्ड है। और सबसे पहले इसकी हम भूमिका को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, कुछ शब्दों को समझेंगे, टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। देखिए, शब्द जो ज्योमेट्री की बात यहाँ की गई यानी ज्योमेट्री की, तो इसके दो शब्दों से मिलकर बताया गया। यहाँ पर एक जियो और एक मीट्रिन, तो इसका मिलाकर जो बनता है अर्थ, यानी जिस जियो का अर्थ है हमारा पृथ्वी या भूमि, और मेट्रिन का अर्थ है मापना। तो एक का अर्थ हो गया हमारा पृथ्वी या भूमि, और एक का हो गया मापन। यानी इससे प्रतीत होता है कि भूमि मापने की आवश्यकता के कारण ही हुआ होगा, यानी इस चीज़ का जो विकास किया गया वो भूमि को मापने की आवश्यकता के अनुसार ये किया गया। यानी गणित की इस शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों में हम प्राचीन सभ्यताओं द्वारा भी किया जा रहा है, चाहे बेबीलोन हो या चीन हो या भारत हो या यूनान हो या इनकस हो। आज सभ्यताओं में इनका सबका विभिन्न तरीके से किया गया है। तो देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से आपकी टेक्स्ट बुक में समझाया गया है कि उदाहरण के तौर पर नील नदी में बाढ़ आती थी, तो विभिन्न भूमि स्वामियों ने संलग्न खेतों के बीच एक परिसीमाओं यानी बाउंड्री का एक साथ ले लिया। देखिए, इस तरीके से इन्होंने बताया कि हम इस कार्य के लिए मिस्रवासियों ने एक सरल क्षेत्रफल परिकलित करने के लिए साथी रचनाओं का एक अनेक ज्यामितीय अनेक नियमों का विकास किया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें, एक उदाहरण यानी अन्न भंडारों के आयतन निकालने के लिए, नहरों और पिरामिडों के निर्माण करने के लिए एक ऐसा बनाया इन्होंने। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर ड्राइव की थी, तो उनके बारे में यहाँ पर आपने थोड़ा सा समझा। देखिए, और भी समझाई गई चीज़ें कि पृष्ठ क्या होता है, उसका वक्र है, यहाँ समझने हैं आपको। तो पृष्ठ के बारे में यहाँ है और वक्र के बारे में है, यहाँ पर समझना है हमको। और एक जो है बिंदु के बारे में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर हम समझेंगे। ठोसों से बिंदुओं के 3 चरणों में ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें समझनी है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्दों के डिफिनीशंस टाइप में दिया गया है। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा चौड़ी रहित लंबाई होती है, यानी चौड़ाई जिसमें नहीं होती, केवल लंबाई होती है। जैसे ये हमने लाइन खींच दी, तो ये हमारी क्या है, एक रेखा है। तो ये इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, जैसे एक रेखा है तो इसके ये सिरे बिंदु होते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पर चीज़ों को समझना है हमें। आगे देखिए, एक पृष्ठ है, एक सीधी रेखा के बारे में यहाँ बताया गया है। तो एक सीधी रेखा जो हमारा इन बिंदुओं पर है। अगले देखिए, आपको बताया गया कि एक पृष्ठ यानी एक सरफेस जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे ये इस तरीके से। तो यहाँ एक चौड़ाई और एक लंबाई के रूप में होती है। यहाँ एक चौड़ाई हो गई और एक ये लंबाई हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। और पृष्ठ के किनारे और एजेस की रेखाएं, यहाँ एक समतल पृष्ठ यानी प्लेन सरफेस एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के मध्य आता है, एक सपाट रूप में हमें यहाँ मिलेगा। इसके बारे में इन्होंने बताया इसमें। देखिए, जैसे ये है, इसके बारे में समतल रूप से देखने को यहाँ पर मिलता है। ये कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से। अब आगे इसकी एक्सरसाइज के ऊपर हम चल। देखिए, यहाँ जो है, ये जो पहला एक्सरसाइज हमारी जो है, यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज 5 पॉइंट उनका जो पहला क्वेश्चन है, उसमें आप देखिए कि निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण भी हमें देना है। तो इन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा है
एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये बना कि इसे एक बिंदु हमने बनाया, देखिए यहाँ पर। क्या इससे एक ही रेखा खींची जा सकती है या और भी खींची जा सकती है? तो इसके बारे में यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया, देखिए इसको। क्योंकि प्रच्छेदी रेखाएं, संगामी रेखाएं इत्यादि ज्यामिति तथा दिए गए कथन को खंडित करते हैं। साथ ही साथ एक बिंदु से होकर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि एक बिंदु अगर हमने बनाया तो देखिए इससे ये भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं और यहाँ भी खींच सकते हैं, इसलिए अनेक रेखाएं यहाँ पर खींची जा सकती हैं। तो यानी पहला कथन जो हमारा था वो क्या हो गया? जो है असत्य हो गया। ये हमारा कथन जो है असत्य हो गया। अब देखिए दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो ये इस एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, तो इससे तो केवल एक ही रेखा पास हो सकती है। अगर दूसरी रेखा जाएंगे तो अलग जगह से वो चली जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये भी कथन असत्य हो जाएगी। यहाँ दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसी तरीके से अगला देखिए पॉइंट, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ देखिए पूछा है। तो तीसरा जो पार्ट हमारा है उसमें कहा कि एक शांत रेखा दोनों अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये कथन क्या है? सत्य है। यानी एक ऐसा है, इसको हम और आगे ले जा सकते हैं। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है। अब आगे देखिए इसमें कि अगले वाले में कथन में कहा गया है दो वृत्त बराबर हैं। दो वृत्त जो हैं वो क्या है? बराबर हैं, तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब जब दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर ही होती हैं। रेडियस यानी दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान होने पर ही वृत्त समान होते हैं, इसलिए ये कथन जो है हमारा वो सत्य है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अगली बात में क्या है कि दी गई आकृति ए बी पी क्यू, जिसे यहाँ पर बताया गया कि एक ये ए बी है और एक ये पी क्यू है यहाँ पर, ठीक, ये चीज़ है यहाँ पर, और ये है पी क्यू और बराबर एक्स वाई है। तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगी? जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर ही होंगी। तो इसका देख लीजिए, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्योंकि यदि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं अगली बात। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि अगले क्वेश्चन में आपको कि निम्नलिखित जो पद दिए गए हैं उनकी परिभाषाएं दीजिए और उनके जो है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्या वह आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? जैसे समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि दो रेखाएं जो हों वो आपस में बराबर की दूरी पर सीधी रेखाएं जा रही हों। दो सरल रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, यानी एक दूसरे को प्रच्छेदित कहीं पर भी वो ना करें, एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। तो ये चीज़ इसके बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि बिंदु तथा सरल रेखा कुछ ऐसे पद जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। बिंदु तथा सरल रेखाएं यूक्लिड के दो शब्दों से परिभाषित कर सकते हैं जिसका कोई भाग ना हो, ये हमने अभी आपको बताया, पीछे आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, और रेखा जो है जिसकी चौड़ाई ना हो, सिर्फ लंबाई हो। अब आइए लंब रेखाएं। तो लंब रेखाओं में क्या है? दो समांतर रेखाएं में से कोई एक 90 डिग्री के कोण पर घूमती हो, तब दोनों रेखाएं एक दूसरे के जो है लंबवत होंगी। जैसे एक रेखा हमने ये खींची और दूसरी ये खींच दी, ये 90 डिग्री का जो है यहाँ पर कोण बनाएंगी। तो इस तरीके से ये लंबवत रेखाएं एक दूसरे के हो जाएंगी। रेखाखंड दो बिंदु, जैसे इन्होंने बताया कि दो अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट के साथ किसी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये है तो ये एंड पॉइंट हो, यहाँ भी एंड पॉइंट हो, तो ये रेखाखंड कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या के बारे में, तो किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से खींचे रेखाखंड की
वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे एक वृत्त है ये, तो इसका ये केंद्र बिंदु हो गया। इस केंद्र बिंदु से इस परिधि तक जो खींची जाएगी वो रेखाखंड यानी वो त्रिज्या कहलाएगी। यानी उसके केंद्र से वहां तक जो खींचा जाएगा वही चीज उसकी त्रिज्या कहलाएगी। जैसे ये है हमारा वृत्त है और इसका ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हम लेंगे वो इसकी त्रिज्या कहलाएगी। ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे उन्होंने बताया कि वर्ग वह क्षेत्र और यह प्रदेश है जो समान लंबाई के चारों रेखाखंडों से घिरा होता है। जैसे इधर से, यानी ये दोनों चारों तरफ से बराबर घिरा हो तथा प्रत्येक दो किनारों के बीच 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यानी 90 डिग्री का ही कोण हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो ये चीज़ इसके बारे में थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि नीचे दो अवधारणाओं पर विचार कीजिए। तो पहली है कि दो भिन्न बिंदु यानी ए और बी दिए गए हैं और एक तीसरा बिंदु सी दिया विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। जैसे यहाँ से हमने लिया तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, इसके बिल्कुल बीच में सी है, ये उन्होंने बताया। तो दोनों अवधारणाओं में आप देखिए यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो इन्होंने पहली बात इस तरह की कही। तो यहाँ हाल में आप देखिए कि दोनों अवधारणाओं में निम्न दो शब्द अपरिभाषित हैं, एक बिंदु और रेखा। दोनों अवधारणा परस्पर अविरोधी नहीं है। ये अवधारणाएं यूक्लिड की अवधारणाओं के अनुसरण नहीं करती, परंतु ये निम्न अभिग्रह के अनुरूप हैं। जैसे इन्होंने बताया कि ए और बी एक सरल रेखा, तो ए बी एक सरल रेखा है, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हैं जो इस रेखा पर स्थित हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी बिंदु हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जो इस रेखा पर निर्धारित यानी हैं। अब दो बिंदु उनका ए और बी को छोड़कर इन्हें किसी भी चयन करते हैं तो वो बिंदु ए और बी के मध्य स्थित ही होगा, यानी इसी के बीच में ही आएगा। ए और बी के बहुत सारे कोई भी लें तो इनके बीच में ही उस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने इसमें बताई है। देखिए तो यहाँ पर ये चीज़ हो जा रही है। अब आगे देखिए, इसमें उन्होंने कहा कि कम से कम ऐसे 3 बिंदु होना आवश्यक है जो जिनमें से एक बिंदु को अन्य दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा पर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन इन्होंने इसमें बता दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सवाल हमारा हो जाता है। आप आसानी से इसे लिख सकते। देखिए यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है, कंडीशन दी गई, और ए सी बराबर बी सी हमें यहाँ पर दिया गया है मान लीजिए। तो यानी ये दूरी यहाँ से लेके इतनी दूरी और यहाँ से लेके इतनी दूरी बराबर है, तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए सी हाफ ए बी के बराबर हो, यानी दो पार्ट्स में है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए सी है वो पूरे ए बी के आधे ही तो होगी। तो उसी चीज़ को यहाँ पर प्रूफ किया गया है, आप देख सकते हैं इस जगह पर आसानी से। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि ए सी और प्लस ए बी इक्वल टू ए बी। अब दोनों बराबर हैं तो दोनों को एक जैसा लिख दिया, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद भाग दे दिया, तो क्या हो गया, ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है, आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में सी रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु कहलाता है। सी जो है ये मध्य बिंदु कहलाता है। तो सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। उन्होंने कहा कि एक ही मध्य बिंदु होता है और दूसरा मध्य बिंदु नहीं हो सकता। तो हमने पहले प्रूफ कर रखा है कि ए सी इक्वल टू हाफ ए बी होती है, ये चीज़ हमने सिद्ध कर रखा है यहाँ पर। तो पुनः हमने सी डैश एक ले लिया, देखिए यहाँ पर मान लिया गया है। तो ए बी का मध्य बिंदु है, तो हमने कहा ए सी बराबर हाफ ए बी के होगा। तो यूक्लिड के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए सी डैश हो जाएगा।
और AC में से हम AC डैश को घटाएं तो AC डैश में से AC को घटाएं तो क्या मिलेगा, C क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यानी C और C डैश जो हमारे हैं डबल डैश, यहाँ डबल डैश है इस जगह पर, तो वो समान बिंदु होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ही जैसा जो है होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई आकृति में AC बराबर BD है, तो AC यानी यहाँ तक बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक BD है, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD, यानी AB बराबर CD। यानी तो अब देखिए इसमें आप सीधा सा डिफरेंस निकाल सकते हैं कि ये जो भाग है ये दोनों में आ रहा है, ये AC में भी आ रहा है और ये BD में भी आ रहा है। कौन सा भाग आ रहा है, BC। तो अगर दोनों में से हम इसमें से भी BC को घटा दें और इसमें से भी BC को घटा दें, तो जब बराबर दोनों हैं और दोनों में से हम बराबर चीज़ घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है यहाँ पर AB प्लस BC प्लस AC, इतनी चीज़ लिखी। अब इधर से देखिए BC यानी यहाँ से इसी तरीके से उन्होंने लिखा BC बराबर CD इक्वल टू BD, पूरा लिख दिया। और हम जानते हैं इन्होंने दिया है AC बराबर BD, जब दोनों को दिया तो दोनों की चीज़ रख दीजिए और BC हट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, AB बराबर CD मिल जाएगा। यानी यहाँ केवल AB बचेगा और यहाँ CD बचेगा। इस तरीके से आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। यूक्लिड की अभिग्रतों की सूची में दिया गया है वह अभिग्रत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। देखिए इसमें इन्होंने कहा कि पूर्ण, एक पांचवा जो भाग दिया गया है उसमें पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है और सर्वव्यापी सत्य है, क्योंकि पूर्ण का कोई भी भाग क्यों ना हो वो अस्तित्व में पूर्ण रूप से ही आया होगा, यानी किसी न किसी का वो हिस्सा ही होगा। तो आइए हम इस पांचवें भाग को समझते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई, देखिए इस चीज़ की वो बात कर रहा है। यहाँ कुछ जो अपग्रेड दिए गए हैं नीचे क्रम में सारी चीज़ें दी गई, जैसे वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों और एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबरी को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण बनेगा, यानी 2 में प्लस 2 जोड़ दिया जाए और इधर भी उतना ही जोड़ा जाए, 2 बराबर, यानी उन्होंने कहा कि A बराबर अगर B है और A में भी हम C जोड़ दें और इधर भी C जोड़ दें तो क्या होगा, दोनों सब चीज़ें बराबर ही रहेंगी। ये चीज़ इन्होंने इसमें बताया है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो आगे आप देख सकते हैं इसके बारे में, यहाँ एक क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो यही तो एक क्वेश्चन था जो अभी आपने देखा कि अगर 2 भिन्न भिन्न बिंदु होंगे तो उनसे सिर्फ एक खींची जा सकती है, अगर सिंगल बिंदु है तो उससे अनेक लाइनें खींची जा सकती हैं। इतनी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये चीज़ आप देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं आसानी से। ये आपकी ही टेक्स्ट बुक का एक पेज है। तो ये आपको जो चैप्टर समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार और आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आसान सा इस चैप्टर था, इसे आप 1 या 2 बार देखेंगे तो आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा और आप आसानी से इसके कंटेंट को आसानी से नोटबुक में अपने नोट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक कर देखें तो आसानी से लिख सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस समस्या का समाधान हम आपको बताएंगे, या कोई सुझाव हो तो वो भी हमें बताइए। इसी के साथ मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।